लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आया था। एक्सप्रेशन ये था कि ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट जो है वो गोस थ्योरम की स्टेटमेंट है, और ई डी एस जो हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो काउंट किया है। तो गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो चार्ज इनक्लोज्ड है एक क्लोज सरफेस के अंदर, तो कितना चार्ज कितना उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होगी उस सरफेस के साथ में, उसके अकॉर्डिंग था 1/एप्सिलॉन नोट होगी। इतनी चार्ज, इतनी जो ये कह सकते हैं कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड होगी उस सरफेस के साथ में। ओके, तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द गोस थ्योरम, एंड दिस इज द जनरल स्टेटमेंट जो हम लोग अब तक कैलकुलेट करते आए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे चार पैरामीटर हमारे पास में, एक है ई, एक है डी एस, एक है क्यू और एक है एप्सिलॉन नोट। यदि इन चार क्वांटिटी में से मुझे किन्हीं तीन जो नॉन क्वांटिटी पता है और चौथी अननोन क्वांटिटी नहीं पता है, तो उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू जो है मैं निकाल सकता हूँ। सपोज मुझे ई नहीं पता, तो मैं डी एस, क्यू और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पता है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ। सिमिलरली मुझे क्यू की वैल्यू नहीं पता, तो मैं ई डी एस और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट कर दूँ और मैं क्यू की वैल्यू निकाल लूँ। मतलब कि किन्हीं तीन नॉन क्वांटिटी होने से चौथी जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी हम लोगों को एरर देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास में आइडियल सिचुएशन है। और एरर देखने को हमको ये मिलती है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सरफेस लेता हूँ, ये मेरे पास में एक क्लोज सरफेस है जो कहीं से भी ओपन नहीं है, लेकिन इस सरफेस में कुछ एरर है। वो एरर ये है कि यदि यहाँ से इस पॉइंट तक देखूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में आर इतना डिस्टेंस है। लेकिन यदि मैं इस चार्ज से यहाँ तक देखूँ तो ये जो डिस्टेंस आर है मेरे पास में, ये है चेंज हो जाता है कंपेरिजन टू किसके, इस आर के। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो जो आर की वैल्यू जो ई की वैल्यू है वो हमारे पास में वीक होती जाएगी। तो इज दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी हाई, एंड एट दिस पॉइंट विल बी लो कंपेयर टू दिस पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पूरे के पूरे सरफेस के लिए यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो। सेकेंड थिंग, यदि वो सरफेस हमारे पास में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी होगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें इस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस होगा सरफेस का सब की सब जगह, जैसे इस क्यू पॉइंट से आर है, आर है, आर है, तो ये जितने भी आर हमारे पास में होंगे सबके सब आर हमारे पास में एक जैसे होंगे, मतलब कि सबका आर की वैल्यू एक जैसी होगी। ठीक है। तीसरा, हमारे पास में जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे यदि मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, तो इस सरफेस में यहाँ पे यदि मैं थीटा बनाऊंगा, तो ये मैंने बनाया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा मेरे पास में सरफेस, और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने ये एरिया वेक्टर बनाया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए थीटा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे थीटा बनाऊंगा, तो ये रहा मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये रहा मेरे पास में एरिया वेक्टर, और इन दोनों के बीच का ये रहा थीटा। तो इस केस में थीटा की वैल्यू अलग होगी, इस केस में थीटा की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द थीटा इज ऑल्सो चेंजिंग इफ द सरफेस इज नॉट ए यूनिफॉर्म। तो इसमें थोड़ी थोड़ी एरर हमें क्या देखने को मिली कि ई जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, आर जो वो यूनिफॉर्म नहीं है, ए हमारे पास में जो थीटा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो वी नीड टू ड्रॉ ए सरफेस इन सच ए वे दैट द वैल्यू ऑफ द ई, दैट वैल्यू ऑफ द एरिया वेक्टर एंड द वैल्यू ऑफ द थीटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड शुड बी इक्वल एट एवरी पॉइंट। मतलब कि जितना हमारे पास में ई ए थीटा जितना यहाँ पे है, उतना ही ई ए थीटा यहाँ पे होना चाहिए, उतना ही ई ए थीटा सब जगह क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो यदि वो चीज़ें हमारे पास में एक जैसी हो गई, तो फिर ई की वैल्यू, डी एस की वैल्यू और क्यू की वैल्यू एप्सिलॉन नोट की मेल में से यदि कोई भी तीन वैल्यू नोन है, तो चौथी जो अननोन वैल्यू है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो एक जो ऐसा सरफेस जो ई
ई एरिया वेक्टर और जो हमारे पास में जो सरफेस का एरिया है इन सब को यूनिफॉर्म बना दे तो उस सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। सो व्हाट वी विल कॉल a surface where E and theta and area vector should be same, such a surface is called Gaussian surface. Like that, let us consider a surface. So let me say that this is a Gaussian surface. तो द डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का सबके सब डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं हमारे पास में स्पेयर है और स्पेयर का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो सब पॉइंट्स के लिए बराबर होता है। तो यहाँ पे आर बराबर है। अच्छा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास में रहा सरफेस। सरफेस के रेस्पेक्ट में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो भी वही रहे, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे ई और ए के बीच में जो थीटा है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0। सेम चीज़ जो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब कि हर जगह पे जो ई और ए है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पे थीटा जो है वो यूनिफॉर्म है और इस प्रकार के सरफेस को हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ओके, तो जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर देखा था आप लोगों ने, उसमें मैंने कहा था कि लेटेस्ट ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का मतलब ये था वहाँ पे कि जो सिमेट्री होनी चाहिए ई की, एरिया वेक्टर की और थीटा की, वो हर एक पॉइंट पे एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अभी जो है जो गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, उसकी कुछ एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों को पढ़नी है। 2-3-4 एप्लीकेशंस हैं और अक्सर जो है इन एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन पेपर में पूछी जाती है मोस्ट ऑफ टाइम। तो वन बाय वन हम उन एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहली एप्लीकेशन। लेकिन बेटा एप्लीकेशन समझने से पहले कुछ हमारे पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझने हैं, और यदि उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो एप्लीकेशंस आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। पहला पॉइंट, जो भी हम लोगों को सिचुएशन दी हुई है उस सिचुएशन के लिए हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस कौन सा होगा? जहाँ पे ई, ए और थीटा जो है वो सबके सभी सिमेट्री को इंडिकेट करे। दूसरा, ये जो गॉसियन सरफेस है ये हमारे पास में कोई एक्चुअल की सरफेस नहीं होता है, ये हमारे पास में एक इमेजनरी सरफेस होता है। ठीक है, लेकिन हमें एप्लीकेशन ड्रॉ करने के लिए उस सरफेस को मानना पड़ता है। दूसरा, कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, मतलब कि हमें ई डी एस जो फ्लक्स की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा, उस क्लोज सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है उस चार्ज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फाइनली हमारे पास में जो वैल्यू आई है इन सब वैल्यूज़ को, जो हमारे पास में चार जो पैरामीटर है ई, डी, एस, क्यू और ऑप्शन नोट, इन चारों पैरामीटर में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, पहला एक एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना है किसके लिए? जब एक चार्ज है और वो चार्ज कैसा बनाता शेप है? स्पेरिकल शेप बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोगों ने चार्ज लिया प्लस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज जो है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बना रहा है। अब इस प्लस क्यू चार्ज से हम लोगों को एक पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो काउंट करनी है कि इस प्लस क्यू चार्ज से कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एक पॉइंट है ओ, दैट इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से या ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस वो हमारे पास में है आर। इस ओ पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी आर है, इस ओ पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी आर है, और इस ओ पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास में आर है। तो ये जो हमारे पास में एरो बने हुए हैं ये इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई। यदि ये हमारे पास में सरफेस है तो इसी के अलोंग हम लोग क्या करेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों ने एरिया वेक्टर खींचा हुआ है, तो दिस इज द एरिया वेक्टर। सिंस दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास में 0। तो जितना हमारे पास में एरिया वेक्टर यहाँ पे आएगा ई उतना आएगा, थीटा यहाँ पर भी 0 आएगा, थीटा यहाँ पर भी 0 आएगा, थीटा यहाँ पर भी 0 आएगा। मतलब कि
इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, तो यदि ए, ई और थीटा इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, जिसको हम लोग स्पेयर के रूप में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए गॉसियन सरफेस हम लोगों ने माना है स्पेयर। ठीक है, तो इस स्पेयर के लिए इस गॉसियन सरफेस में ई, ए और थीटा जो है दे आर द सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि वो सब जगह इक्वल है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो 4 स्टेप हम लोगों ने पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग उस स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके। सेकंड हमारा स्टेप था कि जो ई डी एस है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ई डी एस ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म है, इसका जब हम लोग स्केलर फॉर्म लिखते दिया जाता है ई डी एस कोस ऑफ थीटा। जो जब ई डी एस कोस ऑफ थीटा हम लोग जानते हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पे कोस 0 होता है हमारे पास में 0, तो ये आ जाएगा ई कोस थीटा हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू ई इंटू में 1, और ये आ जाएगा हमारे पास में डी एस। ये जो सिंबल है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सिंबल हमारे पास में एक क्लोज सरफेस के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हो हम डी एस दैट मीन्स स्मॉल एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक डी एस यहाँ बनेगा, एक डी एस यहाँ, डी एस डी एस डी एस, इस प्रकार से जितने भी हमारे पास में डी एस बनेंगे सबके सब डी एस को हम लोग ऐड करेंगे, और उन सबको जब ऐड करेंगे तो दिस इज द सिंबल ऑफ एडिंग ऑफ ऑल द डी एस, एंड दिस इज द सर्कल इंडिकेट दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो ये जो डी एस है, तो ये जब पूरा डी एस मिल जाएगा तो ये हमारे पास में एक स्पेयर बन जाएगा, और जब उस स्पेयर का हम लोग एरिया लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द 4πr²। ठीक है, तीसरा हमारे पास में स्टेप आता है कि हम लोग टोटल जो चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज हमारे पास में आ जाएगा प्लस का क्यू। ठीक है, चौथा स्टेप जो है उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली वो वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं गॉस लॉ का, और ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो ई डी एस की जो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी दैट इज इक्वल टू E4πr²। E4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। यदि यहाँ से एक चीज़ देखें तो वो ये है कि ई जो है वो इक्वल टू आया क्यू अपॉन 4πr² ई नोट। मतलब कि इस केस में हमारे पास में जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेयर के रूप में ड्रॉ किया है। क्या कोई ऐसा दूसरा गॉसियन सरफेस यहाँ पे पॉसिबल हो सकता था जिसमें सिमेट्री बनती हो? तो आंसर है कि सबसे पहले हमारे पास में ईजीएस्ट जो गॉसियन सरफेस बनता है वो बनता है स्पेयर, क्योंकि स्पेयर का सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि उसके सेंटर पॉइंट से जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं वो हमारे पास में इक्वल होते हैं। इसलिए इस ई को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया उसको माना हम लोगों ने स्पेयर। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि हम लोग सबसे पहले स्पेयर को ट्राई करेंगे। यदि स्पेयर नहीं बन पाता है तो हम लोग किसी दूसरे गॉसियन सरफेस के बारे में ट्राई करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन के लिए, जैसे इस सिचुएशन के लिए एक ही गॉसियन सरफेस से हमारा काम चल गया, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जो सिचुएशन है उसमें इस तरीके से आएगा कि एक ही गॉसियन सरफेस से काम चल जाएगा। यदि हमारे पास में एक गॉसियन सरफेस से काम नहीं बन पा रहा है तो हम लोग 2 बनाएंगे, 2 से काम नहीं बन पा रहा तो हम लोग 3 बनाएंगे, 3 से नहीं बन पाएगा तो हम लोग 6 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 10 बनाएंगे। लेकिन फिर उन सब का जो ई डी एस है हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि यदि यहाँ पे 2 ई डी एस होते, मतलब 2 गॉसियन सरफेस होते, तो एक पहले के लिए गॉसियन सरफेस के लिए, एक दूसरे गॉसियन सरफेस के लिए काउंट करते, और उन सबको फिर हम लोग ऐड करके सोल्व करते। ओके, एक और एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग इसकी। सिचुएशन हमको दी गई है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक हमारे पास में लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर में हमको कैलकुलेट करना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्ट्रेट वायर के अंदर काउंट करना है। तो हमारे पास में वही चीज़ होगी, सबसे पहले हमारे पास में 4 स्टेप होंगे, उन 4 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास में एक स्ट्रेट कंडक्टर है,
इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर इस तरीके से ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि ये स्ट्रेट कंडक्टर इतना लंबा है, क्योंकि हम लोग उसको इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल रहे हैं। तो इनफाइनाइट तो कोई चीज़ इतनी लंबी होती है उसके लिए तो हम लोग काउंट कर नहीं सकते। हमने क्या किया, इसके लिए काउंट करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लगभग हम लोग जो है 1 मीटर लंबा स्ट्रेट वायर लेंगे और उस 1 मीटर लंबे वायर के अंदर जितना हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे काउंट करेंगे तो जितनी वो निकल के आएगी बाकी भी अगले 1 मीटर के लिए भी आएगी, बाकी अगली भी 1 मीटर के लिए आएगी, अगली भी 1 मीटर के लिए आएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बाद में सबकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को काउंट कर देंगे। तो इनिशियली वी विल काउंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मीन्स 1 मीटर के लिए। ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पॉइंट एज्यूम करना है जिस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास में एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण। तो यदि मैं, चलिए पी पॉइंट जो उसको थोड़ा सा अंदर मान लेते हैं, दिस इज आवर पी पॉइंट। तो यदि मैं इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहता हूँ तो मैंने सबसे पहले, जैसे पीछे वाले में हम लोगों ने गॉसियन सरफेस को एक सर्कल बना लिया था या एक स्फीयर बना लिया था। इस केस में हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्फीयर ड्रॉ करने से लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस चार्ज के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस चार्ज के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो तो सिमेट्री है, तीनों की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी है, लेकिन हम लोग एरिया वेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस ऐसा है, ये ऐसा सरफेस है, इस ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोगों ने ये ड्रॉ किया एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर और E1 के बीच में ये बन जाएगा हमारे पास में थीटा। सिमिलरली यहाँ पे जो सरफेस है वो ऐसा है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर बनाएगा हमारे पास में ऐसा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। इसके लिए ये हमारे पास में सरफेस ऐसा, और ऐसे के लिए हमारे पास में ये बना एरिया वेक्टर ऐसा। तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू जो है वो कुछ ही अलग होगी। दैट मीन्स थीटा 1 कुछ अलग है, यहाँ पे थीटा कुछ अलग है, थीटा 2 जो है वो कुछ ही अलग है। तो हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो ये कहता है कि एरिया वेक्टर, थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी शो द सिमेट्री। तो हमारे पास यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस खींचने के लिए जो स्पेयर वाला ऑप्शन था वो ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा आइडिया सोचते हैं कि किस प्रकार का गॉसियन सरफेस खींचा जाए जिसमें ई, ए और थीटा जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक जो है हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल जो है वो गॉसियन सरफेस खींचा जाए। तो इसमें क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पे इस सरफेस के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई, यहाँ से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। मतलब कि सबकी सब जगह पे जो ई की डायरेक्शन हो हमारे पास में इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यदि ये हमारे पास में ई की डायरेक्शन है ये वाली, ये हमारे पास में सरफेस, और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग एरिया वेक्टर खींचेंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों ने एरिया वेक्टर खींचा, तो एरिया वेक्टर ये आ गया। यहाँ पे जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 0। यदि हम लोग यहाँ से भी खींचेंगे तो ई ये रहा, ए ये रहा, और थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए तो हो जाएगी हमारे पास में ई और थीटा की सिमेट्री। अब बात करते हैं यहाँ पे इस ऊपर वाले के लिए। तो ऊपर वाले के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ई, वो तो हमारे पास में ऐसी है, ये रही हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। ये जो हमारे पास में ऊपर ऐसा उभरा हुआ जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का ये रहा हमारे पास में सरफेस, और इस सरफेस से हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में एरिया वेक्टर ए। तो ये ई और ये ए दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 90। इसी प्रकार से जो नीचे वाला फ्लैट सरफेस हमारे पास में, तो ये रही हमारे पास में ई की डायरेक्शन, और इसके रेस्पेक्ट में एरिया वेक्टर जो है ये सरफेस रहा, एरिया वेक्टर हमारे पास में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो अगेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस कर्व सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0,
और इन दोनों सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 90। ओके, अब जो यहाँ पे ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, थीटा की वैल्यू सब यूनिफॉर्म, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यूनिफॉर्म, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यूनिफॉर्म सब जगह। तो ये बन जाएगा हमारे पास में गॉसियन सरफेस। हमारा जो प्रोसेस है, अच्छा इसमें कितने गॉसियन सरफेस है, मतलब यहाँ पे सिमेट्री कितनी जगह लगी है? तो आंसर है एक सिमेट्री हमें ये देखने को मिली, एक सिमेट्री हमें ये देखने को मिली है, और एक सिमेट्री हमें ये देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम लोग 3 बार जो है सिमेट्री के लिए सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, और इस गॉसियन सरफेस के लिए पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं, और इस पी पॉइंट का इस गॉसियन सरफेस के ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस हुआ हमारे पास में है आर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में आता है कि ई डी एस जो है उसको कैलकुलेट कीजिए। तो एक जो ई डी एस कोस ऑफ थीटा, तो एक थीटा जो है हमारे पास में ये वाला बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास में कर्व्ड सरफेस के लिए। तो कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में 0, प्लस एक हमारे पास में फ्लैट सरफेस ये ऊपर वाला बना, इसमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90, तो ई डी एस कोस 90। एक कर्व सरफेस जो है हमारे पास में नीचे वाला बना, सॉरी एक फ्लैट सरफेस हमारे पास नीचे वाला बना, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी 90 पुट कर दी। तो हमारे पास में एक कर्व सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस ऊपर वाला है, और एक फ्लैट सरफेस से नीचे वाला है। चाहो तो इसको नाम पुट कर सकते हैं फ्लैट नंबर 1 सरफेस, फ्लैट नंबर 2 सरफेस। ठीक है, ओके। सोल्व करते हैं। कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये कोस 90 तो 0 0 हो जाएंगे। ई डी एस आ जाएगा हमारे पास में कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा ई डी एस। अब ये जो डी एस है ये आपको सिलेंडर, ये जो रहा हमारे पास में डी एस डी एस डी एस डी एस, सारे डी एस को जब आप ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, जो किसके इक्वल होता है 2 पाई आर ए एच के बराबर। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा स्टेप कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस माना यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए चार्ज हम लोगों ने माना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके अंदर ये जो चार्ज हम लोग को दिख रहा है, ये चार्ज कितनी हाइट के अंदर आया, तो एच नाम की हाइट के अंदर ये चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक एच नाम की हाइट, और ये चार्ज इसके अंदर है। और इस चार्ज को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास में आ जाएगा दैट इज इक्वल टू एच लैम्डा। एच जो है यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर है, और लैम्डा जो वहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल चार्ज आ जाएगा एच इंटू में लैम्डा। ओके, चौथा स्टेप हमारे पास में होता है कि जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है उन वैल्यू को हम लोग रख दें। तो ई डी एस कोस ऑफ थीटा ये हमारे पास में राइट में है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर एच। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमारे पास में राइट हैंड साइड में आती है, ये लेफ्ट साइड में आएगी, तो ये राइट हैंड साइड में आएगी, क्योंकि हमारे पास में जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये हमारे पास में गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्यू की जो वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है हाइट ऑफ द सिलेंडर इंटू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एच लैम्डा, तो ये हम लोगों ने पुट कर दिया, एच से एच कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वी कैन कैलकुलेट दैट विल बी इक्वल टू द लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नोट 2 पाई आर, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। एक ये चीज़ समझिए, ये एप्लीकेशन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, मैं पहले बता चुका हूँ बेटा, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 4 स्टेप आपके पास में, सबसे पहले गॉसियन सरफेस कीजिए, उसके बाद में ई डी एस कोस ऑफ 0 जो है, कोस ऑफ थीटा जो है उसको निकालिए, तीसरा जो टोटल चार्ज इनसाइड है वो निकालिए, और चौथा जो है टोटल वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की उसके अंदर पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कल जो हम लोग इसकी कुछ एप्लीकेशन और करेंगे, तब तक जो आप लोग इनको पढ़ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू।